YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं RS चानी। आज मेरे मित्रों फिर से प्रोग्रेशन के ऊपर बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में देखा कि प्रोग्रेशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और प्रोग्रेशन की यूटिलिटी क्या है। और सेम एग्जांपल चार्ट को मैं आपके सामने शेयर करूंगा अभी। और आज हम ये जानेंगे कि प्रोग्रेशन को यूज़ कैसे करना है। ओके, हमने कल भी पहली क्लास में भी बात किया था कि प्रोग्रेशन एक डेस्टिनी व्हील है। डेस्टिनी व्हील का मतलब है कि जीवन के कौन से साल में, कौन से वर्ष में आपको क्या कुछ प्रोमिनेंटली मिलने वाला है। ओके, अभी चार्ट शेयर करता हूं मैं आपके साथ। आप ये देखिएगा, ये वही एग्जाम्पल चार्ट है जहां हमने पिछली क्लास को छोड़ा था। ओके, और ये एक नेटल चार्ट है। 22 सितंबर 1960 को इन जेंटलमैन का जन्म होता है और ये रेक्टिफाइड चार्ट है। इसको हम फर्दर वेरिफिकेशन करेंगे कि वेदर इट इज अ कंप्लीटली रेक्टिफाइड चार्ट और नॉट। ठीक है, बाय द वे ऑफ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेशन। उससे पहले मेरे कई साथियों को अभी भी मेरे पास उनके मैसेजेस आते हैं कि उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है कि इवेंट वेरिफिकेशन कैसे करें। ठीक है, प्रेफरेबली जो है पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ डेथ। तो मैंने पिछली क्लास में ये इंडिकेशन दिया था। आप ये देखेगा, ये रेक्टिफाइड चार्ट है और हमने यहाँ उसी एग्जाम्पल चार्ट में चारों की चारों डेट्स इनमें हमने फिलअप कर दिए। देखिए, इसमें 4 इवेंट हैं, बहुत प्रोमिनेंट इवेंट हैं इन जेंटलमैन के। पहला इवेंट है इनका 23 जून 1992 को। आप मेरे कर्सर के ऊपर ध्यान दें। पहला इवेंट है 23 ऑफ जून 1992 व्हेन हिज फादर एक्सपायर्ड, जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई। और दूसरा इवेंट है 18 अगस्त 2004 का, 18th of August 2004 when he lost his mother, जब इनकी मदर की डेथ होती है। और तीसरा इवेंट जो आप देख रहे हो, ये 30 नवंबर 1980 का है, जब इन जेंटलमैन की शादी होती है। इस नेटिव का विवाह होता है। और चौथा इवेंट है 10 अक्टूबर 1981 का, जब इनके घर में संतान का सुख मिलता है। मीन्स इनकी पहली संतान जन्म लेती। और इन चारों इवेंट का समय के अनुसार मैंने पिछली क्लास के अंदर ट्रांजिट को भी आपको लिखवा दिया है। ठीक है, वो आपको वीडियो में मिलेगा और उसको भी हम यूज़ करेंगे। आप पहले जिन लोगों को अभी इवेंट वेरिफिकेशन नहीं आता, ठीक है, जिन व्यक्तियों को, जिन नेटिव्स को इवेंट वेरिफिकेशन करने में अभी दिक्कत है, तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी प्रकाश दोबारा डालूंगा। ठीक है, ये पहले मैंने YouTube में बहुत बारी बोला हुआ है कि कैसे डेथ के इवेंट और मैरिज के इवेंट और चाइल्ड बर्थ के इवेंट को आपने अप्लाई करना है। तो एक एक करके हम आज दोबारा समझिएगा। तो पहले इवेंट को हम लेंगे और ये जो एक रेक्टिफाइड चार्ट मैंने बताया कि इसका प्रोमिसेस पढ़ा गया, फिर इसका दशा पोटेंशियल पढ़ा गया और फिर इसको ट्रांजिट की एप्लीकेशन की गई। जब इनके फादर की डेथ होती है 23 जून 1992 को मिडनाइट 0100 आवर्स के ऊपर। और हमने पिछली क्लास के अंदर जो पिछली वीडियो बनाई हमने, उसके अंदर इनके ट्रांजिट को भी मैंने लिखवाया आपसे, सैटर्न, जुपिटर, सन और मून का। ठीक है, सैटर्न जिस दिन इनके फादर साहब की डेथ होती है, ट्रांजिट के अंदर सैटर्न साइन में था, मार्स के स्टार में है, राहु के सब और राहु के सब में। और जो इनका जुपिटर है वो सन, वीनस, वीनस सैटर्न था, मतलब सन साइन, वीनस स्टार, वीनस सब एंड सैटर्न सब। और ट्रांजिट के अंदर जो सन है वो मरकरी साइन, राहु स्टार, राहु सब एंड केतु सब। और जो मून है वो जुपिटर साइन, जुपिटर स्टार, राहु सब एंड सैटर्न सब। एक एक करके इस इवेंट को लेंगे। ओके, तो वी विल वेरीफाई द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द फादर। अब देखें, अगर फादर की डेथ को हमने वेरीफाई करना है तो यू नीड नॉट टू रोटेट इट। चार्ट को रोटेट करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि जब हम इवेंट वेरिफिकेशन करते हैं, हमारे पास 2-3 इवेंट हैं, तो हम सारे इवेंट सामने ही देख लेते हैं। अगर एक बारी उसको रोटेट करेंगे, फिर दोबारा रोटेट करेंगे, तो फिर वो थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल है। आप बिना रोटेट किए विद रिस्पेक्ट टू द सेंडेंट सभी कार्य करें, तो उसमें क्या होगा कि एक साथ आप 3-4 इवेंट को वेरीफाई कर पाएंगे। ओके, अब देखिए मैं 23 जून 1992 को मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, शो दशा कर रहा हूँ, और देखें उस समय जब इनके फादर की डेथ होती है तो जुपिटर की दशा चल रही है। जुपिटर दशा वाज रनिंग व्हेन हिज फादर एक्सपायर्ड। ओके, अब दशा लॉर्ड का रूल क्या है? दशा लॉर्ड का रूल मैंने अपने क्लास वीडियोस में बोला भी है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, और अदरवाइज ये मैंने अपनी मूल सूत्र की पुस्तक जो है मेरी, उसके अंदर पेज नंबर 41, 42, 43 में इसको दिया हुआ है, तो आप इसको वहां भी पढ़ लें। और इसके बाद जो पेज नंबर 101 या 1000 है, उसमें आप देखेंगे मूल सूत्र की पुस्तक में अध्याय 8 के अंदर ये सारी लिंकेजेस मैंने दी हुई हैं डेथ के रिलेटेड, तो आप उसको वहां भी पढ़ सकते हैं। तो पहला रूल क्या है दशा लॉर्ड का? दशा लॉर्ड दोबारा लिखने, अगर कोई जो जिन लोगों को अभी ज्ञान नहीं है या जो नए जुड़े हैं, तो मैं ये बोलता हूं कि दशा लॉर्ड शुड को रूल, दशा लॉर्ड शुड को रूल इन असेंडेंट और इन एट्थ और इन बाधक कस्पल पोजीशन, और द दशा लॉर्ड शुड बी पॉजिटेड इन असेंडेंट और इन एट और इन बाधक। अब मित्रों, हम जो दशा का अध्ययन कर रहे हैं वो फादर की डेथ के लिए कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि फादर का डेथ जो है, वो फादर का जो असेंडेंट होगा वो 9th हाउस है, तो 9th हाउस विल बी ट्रीटेड एज द असेंडेंट ऑफ द फादर, और 4th हाउस जो है इट इज 9th फ्रॉम द, इट इज 8th फ्रॉम द 9th, तो 9वें भाव से जो चौथे हाउस की जो पोजीशन है वो 8वीं है। तो इसमें फादर के लिए 9 and 4, तो यू कैन राइट डाउन 9/1, 4/8, तो ये 1 and 8 है। और 10th कस्प जो है, 10th हाउस जो है, ये मार्का हाउस है, सेकंड, सो यू कैन राइट डाउन 10/2 एंड 3/7, जो थर्ड हाउस है ये दूसरा मार्केश है। तो लिख दें, हमारे को अब हाउसेज आइडेंटिफाई क्या किया हमने फादर की डेथ के लिए? नवा हाउस किया, असेंडेंट का है फादर का। चौथा हाउस किया विच इज द 8th फॉर द फादर। फिर हमने 10वां किया, 10th इज द मार्केश फॉर द फादर, एंड दूसरा मार्केश थर्ड हाउस है जो 7th फॉर द फादर है। तो हर कुंडली में 2 and 7 जो है वो मार्का हाउसेज रहते हैं। तो इस केस के अंदर हमने 9, 4, 9, 4 मीन्स 1 and 8, उसके बाद 10 and 3 मीन्स 2 and 7, और 9th कस्प के ऊपर आप देखिएगा एरीज साइन राइज कर रहा है विच इज अ मूवेबल साइन। 9th कस्प के ऊपर, आई रिपीट, 9th कस्प के ऊपर मूवेबल साइन राइज कर रहा है, तो फादर के लिए जो बाधक भाव बनेगा वो क्या बनेगा? 11th हाउस, 11th फ्रॉम द 9th मीन्स द 7th वन। ओके, या 9वें भाव से जो 11वां हाउस होगा वो 7th होगा, तो फादर के लिए क्या बनेगा? वो 7th हाउस, ओ सॉरी 11th हाउस, बाधक। तो मेरी कंसंट्रेशन कहाँ रहनी है? 9 पे रहनी है, 4 पे रहनी है, 10 पे रहनी है, 3 पे रहनी है, और 7 पे रहनी है। ओके, तो अब दशा लॉर्ड इज जुपिटर व्हेन हिज फादर एक्सपायर्ड। जुपिटर को कहीं ना कहीं 9 में को रूल करना है। आप देखिए जुपिटर 9 में कहीं को रूल नहीं कर रहा, ये साइन लॉर्ड भी नहीं है, स्टार भी नहीं है, सब भी नहीं है, सब भी नहीं है। और जुपिटर 4th कस्प में देखें विच इज द 8th फॉर द फादर, तो जुपिटर इज को रूलिंग द 8th कस्प मींस द 4th हाउस, एंड जुपिटर इज आल्सो द रेसिडेंट ऑफ द 4th हाउस, एंड जुपिटर इज नॉट अपीयरिंग इन बाधक हाउस द 7th हाउस के को रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, राहु, सन एंड वीनस। ओके, तो जुपिटर रेसिडेंट है 4th हाउस का, मींस इट इज द रेसिडेंट ऑफ द 8th हाउस फॉर द फादर, and also Jupiter is co-ruling the 4th cusp which is the 8th cusp for the father। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है कि दशा लॉर्ड जुपिटर इस केस के अंदर इट शुड को रूल आइदर इन 9
or in 4 or in 7. So Jupiter is the resident of fourth. It is co-ruling the fourth. So the first condition satisfies. तो फर्स्ट कंडीशन जो है दशा लॉर्ड की वो अप्लाई हो गई. अब सेकंड कंडीशन फॉर द दशा लॉर्ड इज दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद 8th हाउस सब लॉर्ड. दशा स्वामी का संबंध 8वें भाव के सब से हो, या जो प्लैनेट पॉजिटिव है 8th हाउस में उसके साथ हो. अब आप एक देखें कि फादर के लिए 8th हाउस इज द 4th हाउस एंड 4th का सबसे भी जुपिटर है. सो इट इज मेकिंग रिलेशन विद Jupiter itself is the Dasha Lord, and the 4th house sub Lord, which is the 8th for the father, is co-ruling the 8th cusp. It means the second condition of the Dasha Lord is also applicable. तो जो दूसरा कंडीशन है कि दशा स्वामी का संबंध 8वें भाव के सब से हो, और वो यहाँ संबंध स्थापित हो रहा है. क्यों? 4th हाउस का सबसे भी जुपिटर है. मान लीजिए अगर 4th हाउस का सबसे जुपिटर ना भी होता तो ये संबंध तब भी स्थापित हो जाता, क्योंकि जुपिटर इज द रेसिडेंट ऑफ द 4th हाउस. ओके, तो दो कंडीशनें दशा लॉर्ड की पूरी हो गई. अब तीसरी कंडीशन है, ये तीनों की तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली लगनी है, एक साथ लगेंगी. तीसरी कंडीशन है दशा लॉर्ड शुड बी द स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8 along with मारक एंड बाधक. इस केस के अंदर जो जुपिटर जो दशा लॉर्ड है, ये 9वें और 4थे हाउस का सिग्निफिकेटर बने 10वें, तीसरे और 7वें हाउस के साथ. 10वां और तीसरा क्या है? मार्का है. 7 इज द बाध केश. तो द थर्ड कंडीशन फॉर द दशा लॉर्ड इज द दशा लॉर्ड शुड बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8 along with मारक एंड बाधक. अब सिग्निफिकेटर कस्पल कुंडली के अंदर कैसे बनते हैं? सिग्निफिकेटर जो होगा कस्पल कुंडली के अंदर, it will be by the way of involvement and commitment. सिग्निफिकेटर कोई भी प्लैनेट जो कस्पल चार्ट में बनता है वो by the way of involvement, commitment and final confirmation बनता है. अब आप आइएगा, दशा लॉर्ड जुपिटर है, हम जुपिटर को पढ़ेंगे यहाँ. आप ये देखिए, जुपिटर इज इन केतु स्टार. जुपिटर केतु के स्टार में है. अब मैं क्या करूंगा कि आई विल चेक केतु ओनली इन द रेलिवेंट कस्प, in 9th cusp or in the 4th cusp or in the 10th or in the 3 or in the 7. अब ये देखिए, केतु इसको रूलिंग द 9th cusp. It means 9th ascendant of the father has been involved. जो केतु is nowhere appearing in 4, केतु is nowhere appearing in 10, केतु is nowhere appearing in 3, and Ketu is also nowhere appearing in the Badka house 7, but Ketu is the resident of the 7th house. At star level, we always take the resident position of the planet. So what does it mean? कि जो दशा लॉर्ड जुपिटर है, इसने केतु के माध्यम से लगन को इन्वॉल्व किया फादर के, और बाधक हाउस को इन्वॉल्व किया. ओके, अब इफ जुपिटर इज इन केतु स्टार, अगर जुपिटर केतु के स्टार में है तो जुपिटर सैटर्न और जुपिटर के स्टार में भी है. क्यों? केतु इज रिप्रेजेंटिंग सैटर्न एंड जुपिटर. तो यू कैन राइट डाउन केतु ऑब्लिक सैटर्न ऑब्लिक जुपिटर. भाई जैसे केतु ने फल देने हैं, सैटर्न और जुपिटर भी हम उन्हीं हाउसेज में देखेंगे. अब मैं सैटर्न को देखना चाह रहा हूं कि क्या सैटर्न 9 में अपीयर हो रहा है. नो, सैटर्न 9 में अपीयर नहीं है, और सैटर्न 4 में भी नहीं है, सैटर्न 10 में भी नहीं है, आप देखिएगा, और सैटर्न 3 में भी नहीं है. ओके, और सैटर्न 7 में है, बाधक में है, एंड सैटर्न इज द रेसिडेंट ऑफ द 4th हाउस. मींस इसने 8 को भी इन्वॉल्व कर लिया एज अ सैटर्न, केतु को इन्वॉल्व किया एज असेंडेंट, और केतु को इन्वॉल्व किया एज द बाधक. नाउ इफ जुपिटर इज इन केतु स्टार, यदि जुपिटर केतु के स्टार में है तो जुपिटर जुपिटर स्टार में भी है. तो जुपिटर इज ऑल्सो अपियरिंग इन द 4th हाउस एंड कस्प, वी हैव ऑलरेडी सीन. इसका मतलब केतु, सैटर्न और जुपिटर ने 9 को इन्वॉल्व किया, 4 को इन्वॉल्व किया, 7 को किया, और बस लगन 8th और बाधक हाउस को इन्वॉल्व कर लिया.
ओके, अब कमिटमेंट कहाँ है? जुपिटर इज इन द सब ऑफ वीनस। जो जुपिटर है वो वीनस के सब में। एंड सर सेम वे में आई विल चेक वीनस इन 9। आप देखें कि वीनस इज अपेयरिंग इन 9, वीनस 4 में नहीं है। ओके, वीनस इज अपेयरिंग इन 10, वीनस मार्का में भी आ गया फादर के लिए। एंड वीनस इज आल्सो अपेयरिंग इन 3, ये दूसरा मार्का है। एंड वीनस इज आल्सो अपेयरिंग इन 7 विच इज द बादका। इट मींस इन्वॉल्विंग 1, 8 and बाधक commitment is with the Venus. Venus is appearing in 1 marka and badkas of the father. अब जो फाइनल कंफर्मेशन है, इट हैज टू बी डन बाय द जुपिटर। एंड फाइनल कंफर्मेशन का जो प्लेनेट है, इट मस्ट अपीयर इन, इसको जरूर और जरूर अपीयर होना है आइदर इन मार्का और इन बाधक और इन द 8th कस्प। ओके, और यदि ये केवल और केवल लाइफ गिविंग हाउसेज में अपीयर होगा तो डेथ अकर नहीं होगी। ओके, इन दिस केस जुपिटर इज अपीयरिंग इन द 4th, सो नेसेसरी एंड एसेंशियल बोथ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। भाई जो नेसेसरी कंडीशन है और जो एसेंशियल कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है 1 and 8 का कॉम्बिनेशन, 1 and 8 का सिग्निफिकेटर बनना, और एसेंशियल कंडीशन इज एट द फाइनल कंफर्मेशन लेवल the planet must appear in Marka or in Badka or in the 8th house. So in this case, Jupiter, the Dasha Lord, fulfills all the 3 conditions. Okay? इसको आप, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी पुस्तक मूल सूत्र पुस्तक के अंदर आप ये कंडीशन पेज नंबर 43 के ऊपर पढ़ सकते हैं और पेज नंबर 100-101 के ऊपर आप देख सकते हैं। ये सब चीजें आपको वहां मिलेंगी। अब बात आती है कि भुक्ति लॉर्ड सैटर्न है। भाई अगर डेथ अकर हुआ है, और सैटर्न शुड आल्सो बिकम द सिग्निफिकेटर फॉर द डेथ। सिमिलरली आवर कंसंट्रेशन शुड ओनली बी ऑन 9 and 4, 10 and 3 and 7 फॉर चेकिंग द डेथ ऑफ द फादर। अब सैटर्न देखिए, सैटर्न इस केस में वीनस के स्टार में, लिख दीजिए सैटर्न इज इन वीनस स्टार। सैटर्न मार्क एरो, देन वीनस डैश राहु डैश जुपिटर। वीनस अभी हमने देखा कि वीनस इज को रूलिंग इन असेंडेंट, वीनस लगन को को रूल कर रहा है। वीनस दोनों मार्का में है, 10 and 3 में है, एंड वीनस इज देयर इन 7 आल्सो, द बादका आल्सो। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट ऑफ असेंडेंट, मार्का एंड बादका। एंड सर सैटर्न इज हैविंग द पोजिशनल स्टेटस आल्सो, and Saturn is posited in the 4th house, which means the 8th for the father. And Saturn is also co-ruling the 7th, the Badka house. It means Saturn और Venus को आप क्लब कर दें, जब प्लेनेट का पोजिशनल स्टेटस होता है किसी का, तो उसको इन्वॉल्वमेंट में हम क्लब कर देते हैं। ओके, सो इन्वॉल्वमेंट किसका हो गया? 1 का हो गया, 8 का हो गया, मारक का हो गया, बाधक का हो गया। कहने का मतलब पांचों के पांचों रेलिवेंट हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। और Saturn is in the sub of Rahu. Commitment planet is Rahu. And Rahu, we will check, Rahu is nowhere appearing in 9. Rahu is not in 4. Rahu is not in 10, but Rahu is there in 3rd house, which is the Marka house. And Rahu is also appearing in 7, which is the Badka. What does it mean? Involving 1 and 8, Marka and Badka. And the commitment is with the Markesh and the Badkesh house. And Rahu represents Sun and Venus also. In this case, Rahu represents Sun and Venus. So Sun is appearing in 7, the Badka house, and Venus we have already seen. And final confirmation is Jupiter. Saturn is finally in the sub of Jupiter, and Jupiter is the resident of the 4th house with PS. And Jupiter is also co-ruling the 4th cusp. It means the Bhukti Lord Saturn and Antara Lord Saturn becomes a very strong significator to give the death to his father. The next planet is Rahu, which is the Sukshma Lord. Rahu Sukshma, we can always we can read like the same planet. Rahu is in Venus star. Venus we have already seen. Venus is appearing in 9. Venus is appearing in 10. Venus is appearing in 3, and Venus is appearing in 7. It means
राहु ने वीनस के माध्यम से लगन को इन्वॉल्व किया फादर के, और मारक को किया, बाधक को किया। राहु इज इन द सब ऑफ सैटर्न। राहु सैटर्न के सब में है। सैटर्न वी हैव ऑलरेडी सीन, इट इज अपीयरिंग इन 7th which is the बाधक हाउस, and Saturn is also posted in the 8th, means the fourth house, and it is the 8th for the father. So involving one Marak and Badak and committed to Badkesh and the 8th house. And Rahu is finally in the subsub of Mercury. And Mercury, we are checking, Mercury is appearing in 10, the Marka house. Mercury is appearing in 3, the another Marka. And Mercury is appearing in 4, which is the 8th for the father. So Rahu is also becoming the strong significator of death inflicting houses. In case अगर राहु मान लीजिए सिग्निफिकेटर नहीं बनता, तो you can check Rahu as the sun and Venus. Okay, in this case Rahu represents sun and Venus, so sun and Venus will always be read along with the Rahu. Now sir, his father expired on 23rd of June. On 23rd of June, the prana was of Venus. Okay, the prana lord of the Venus. अब देखें जो वीनस है, वीनस को हम पढ़ेंगे, वीनस इज इन मार्स स्टार एंड मरकरी सब। जो वीनस है वो मार्स के स्टार में। ओके, अब मार्स को देखिए, मार्स इज अपीयरिंग इन 9, मार्स इज अपीयरिंग इन 4, इट मींस देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1 and 8, and Mars is the resident of the 10th house, which is the house of Badak. It means along with 1 and 8, it has involved the Badak house also. And Venus is in the sub of Mercury and sub of Mercury. Mercury we have already seen, Mercury 10th में है जो Marka house है, and Mercury is appearing in 3 जो दूसरा Marka है, and Mercury is also appearing in 4 which is the 8th for the father. It means चारों के चारों जो पांचों के पांचों जो प्लेनेट हैं दशा के, दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म एंड प्राणा, दे आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर टू गिव द डेथ टू द फादर. ओके, सो मैं ये बता रहा हूं कि ये रेक्टिफाइड चार्ट है और इसको रेक्टिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली. अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं साथियों. ये तो हमने दशा का पोटेंशियल पढ़ लिया. अब हम थोड़ा ट्रांजिट की ओर आएंगे कि ट्रांजिट को भी तो एग्री करना है, ट्रांजिट को भी तो एग्री करना है, और ट्रांजिट की 3 कंडीशनें भी हमने आपको लिखवाई थी. अब दोबारा मैं एक बार बोल देता हूं. ट्रांजिट की जो 3 कंडीशनें हैं, ये मूल सूत्र पुस्तक में जहां मैंने दशा की कंडीशन दी है उसके नीचे ही 3 कंडीशनें ट्रांजिट की है. और ट्रांजिट की पहली कंडीशन ये है, आप पढ़िएगा कि ऑन द डे ऑफ द डेथ, मृत्यु के दिन, ऑन द डे ऑफ द डेथ, Saturn in transit, Saturn in transit should transit in such a sign, the lord of which should make relation with 8th house sub lord और द बाद का सब लॉर्ड. भाई शनि मृत्यु के दिन किसी ऐसी राशि में गोचर करना उसका अनिवार्य है जो राशि स्वामी या तो 8वें भाव के सब से संबंध बनाए या फिर बाधक भाव के सब से संबंध बनाए, और साथ में वो मृत्यु देने वाले भावों का फल प्रदान करने में भी कैपेबल हो. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द ट्रांजिटिंग सैटर्न. देखें बाकी इवेंट्स के लिए वी टेक द ट्रांजिट ऑफ, वी रीड द ट्रांजिट ऑफ जुपिटर, सन एंड मून, बट जब हम डेथ की बात करते हैं तो डेथ की रूलिंग के अंदर हम कहते हैं कि सैटर्न के गोचर से शुरू करना है आपको. First of all, you need to check the transit of Saturn because Saturn is the kirk of the death. And Saturn tells about those 2.5 years in which the death has to occur. If this death has occurred, it means Saturn in transit must be making relation with the 8th sub-lord or the Badka sub-lord. And simultaneously, it will become the significator of the death-inflicting houses. देखिए प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस रिकॉर्डिंग के अंदर हमने ये बोला कि आपको मैंने ट्रांजिट भी लिखवाया था कि ऑन द डे ऑफ द डेथ ऑफ द फादर इन ट्रांजिट सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इनटू द सैटर्न साइन. ओके, सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इनटू द सैटर्न साइन. अब
सैटर्न जो है गोचर में, सैटर्न के साइन में गोचर कर रहा था जिस दिन इनके फादर की डेथ होती है 23 जून 1992 को। और वीनस का संबंध, सॉरी सैटर्न का संबंध या तो चौथे हाउस के सब से बने या फिर बादका के सब से बने। ये पहला हाफ कंडीशन है, ठीक है। अब ये देखिए सैटर्न का संबंध हम देखते हैं, फोर्थ हाउस का सब जुपिटर है और जुपिटर तो केतु स्टार में है। अगर जुपिटर केतु स्टार में है तो जुपिटर सैटर्न के स्टार में भी है, क्योंकि जुपिटर जो केतु स्टार में है तो केतु रिप्रेजेंट सैटर्न, तो इसका फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड के साथ सैटर्न का संबंध बन जाता है। अदरवाइज सैटर्न इज पोस्टेड इन द 8th हाउस। मान लीजिए अगर ये नहीं भी बनता फोर्थ हाउस के सब से, एंड प्लैनेट सैटर्न इज पोस्टेड इन द फोर्थ हाउस व्हिच इज द 8th फॉर द फादर, सो इट इज मेकिंग रिलेशन विद द रेसिडेंट प्लैनेट। एंड दूसरे केस में हम और देख सकते हैं कि ऑन द डे ऑफ द डेथ सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इनटू द सैटर्न साइन। और सैटर्न को पढ़ें आप, यहाँ सैटर्न इज इन वीनस स्टार। हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये जो रिलेशन है हम स्टार लॉट पे बनाएं, सब यहाँ सब तक ना जाएं, लेकिन प्रेफर है हमारा, हम प्रेफरेबली इसको यही देखते हैं कि हम स्टार पे रिलेशन बनाएं। एक आधा केस जो है ना कुछ फंस जाता है तो उसको हम फिर सब यहाँ सब पे ले लेते हैं। अदरवाइज हमारी प्रेफरेंस ये रहती है ये रिलेशन जो भी बने ये सारे स्टार पे बने डेथ के केस में। अब देखें कि सैटर्न इज इन वीनस स्टार और वीनस मेरा बादकेश का सब है। इट मींस जो दशा, जो ट्रांजिट के अंदर सैटर्न है वो किसी ऐसे साइन में आ गया है कि जिसका संबंध 8th हाउस से भी बन गया लकीली एंड बाधक से भी बन गया, किसी एक से बनना जरूरी है। तो इस केस में तो दोनों से बन गया। और दूसरा पार्ट क्या है ट्रांजिट ऑफ सैटर्न का, कि दैट प्लैनेट मस्ट बिकम द सिग्निफिकेटर फॉर गिविंग द डेथ। अब सैटर्न को सिग्निफिकेटर बनना है डेथ का, और सैटर्न मेरा भुक्ति और अंतरा लॉर्ड के रूप में हम पहले पढ़ ही चुके हैं। ओके, सैटर्न को हमने, आप देखो ये भुक्ति एंड अंतरा लॉर्ड के रूप में पहले पढ़ चुके हैं। इट हैज बिकम द वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। इट मींस सैटर्न का जो गोचर है वो एग्री कर गया साइन उसका। साइन का एग्री करने का मीनिंग है कि पहला गेट खुल गया। अगर पहला गेट खुलेगा ओनली देन यू कैन एबल बी टू एंटर इनटू द सेकंड गेट। तभी आप सेकंड गेट क्या है सैटर्न का स्टार लॉर्ड। ओके, तो पहला गेट खुल गया कि सैटर्न किसी ऐसे साइन में आ गया जिसका संबंध 8वें भाव से या बाधक भाव से बन रहा है और साथ में वो सिग्निफिकेटर भी बन रहा है मृत्यु देने के लिए। और मेरा दूसरा नियम मैंने जो लिखा आपके लिए पुस्तकों में या बोला हूं, दूसरा नियम ये है कि ऑन द डे ऑफ डेथ मून इन ट्रांजिट शुड बी ट्रांजिटिंग इन सच अ स्टार। मून का स्टार दिन बताएगा डेथ का। मून शुड ट्रांजिट इन सच अ स्टार द लॉर्ड ऑफ विच मेक रिलेशन आइदर विद द 8th सब लॉर्ड और द बाद का सब लॉर्ड। जो कंडीशन सैटर्न के साइन की है द सेम कंडीशन इज फॉर द मून स्टार लॉर्ड, इसलिए इसको साथ साथ में लिखा है, ठीक है। और उस दिन देखें जब फादर की डेथ होती है और मून उस दिन जुपिटर स्टार में था। मून ऑन द डे ऑफ द डेथ ऑफ द फादर, आप देखें ट्रांजिट के अंदर मून उस दिन जुपिटर स्टार में था, और जुपिटर मेरा फोर्थ हाउस का रेसिडेंट है और फोर्थ का सब लॉर्ड है, और जुपिटर मेरा दशा लॉर्ड भी है। तो आप देखें कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, अब तीसरी कंडीशन ये है द रिमेनिंग प्लैनेट्स ऑफ गोचर की, जो ट्रांजिट की जो तीसरी कंडीशन है उसको हम बोलते हैं द रिमेनिंग प्लैनेट्स ऑफ ट्रांजिटिंग सैटर्न, जुपिटर, सन एंड मून should co-rule in ascendant or in 8 or in marak or in badak, and simultaneously they should become the significator of death inflicting houses। भाई जो रिमेनिंग प्लेनेट है, जो बाकी बचे हुए प्लेनेट हैं, देखें सैटर्न के साइन को हमने यूज किया है और सैटर्न का स्टार सब एंड सब नहीं देखा हमने, और उसके बाद जो ट्रांजिट में जुपिटर है वो साइन स्टार सब एंड सब है, फिर सन का ट्रांजिट है, सन का साइन स्टार सब एंड सब, फिर मून का हमने स्टार देखा है, साइन नहीं देखा, सब नहीं देखा, सब नहीं देखा। ये सभी के सभी जो प्लेनेट हैं ये यहाँ तो लगन में को रूल करें
या 8th में करें, या मारक में करें, या बाधक में करें, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द कंडीशन है। और साथ में इन सभी ग्रहों को मृत्यु देने वाले भावों का फल प्रदान करने में भी कैपेबल होना जरूरी है। तो आपके लिए मैं केवल और केवल सैटर्न के जो को रूलिंग प्लेनेट हैं उसको पढ़ूंगा। बाकी आप जब आप एक्सरसाइज करें तो बाकी प्लेनेट भी आप एक बार चेक कर लें। ओके, तो हमने कहा कि सैटर्न उस दिन सैटर्न साइन में था जब फादर की डेथ होती है, और सैटर्न वाज इन मार्स स्टार। जो सैटर्न है वो मार्स के स्टार में। अब मार्स को या तो 9 में को रूल करना है, वो कर रहा है, या फिर 4 में करना है, वो भी कर रहा है, या फिर बाधक में करना है, बाधक में नहीं है, या फिर मारक में करे। तो यहाँ जो मार्स है वो मारक में भी अपीयर हो गया है 10th कस्प में, और मार्स लगन में भी आ गया और 8th में भी आ गया। किसी एक में आना चाहिए, आइदर वन। अब मार्स को सिग्निफिकेटर बनना है डेथ इन्फेक्टिंग हाउसेस का, और बनाइए मार्स इज इन राहु स्टार, राहु सब। आप राहु को देख चुके हैं, राहु इज अपेयरिंग इन मार्का, 3rd हाउस में राहु है, और राहु जो है वो बाधक में भी है। इसका मतलब राहु ने बाधक और मारक हाउस को इन्वॉल्व कर लिया। अब राहु ने फल देना सन का और वीनस का। सन मैंने देखा कि बादकेश में को रूल कर रहा है, लिख दें आप। और वीनस जो है, राहु इज अ वीनस, इट इज अपेयरिंग इन 9। ओके, वीनस इज अपेयरिंग इन 10, वीनस इज अपेयरिंग इन 3, एंड वीनस इज अपेयरिंग इन, सभी के सभी हाउसेस जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए। और मित्रों, बार बार मैं फिर बोला हूं कि मान लीजिए इस केस में जो मार्स राहु के स्टार और राहु के सब में है, तो इसको आप क्लब भी कर सकते हैं। इन दोनों राहुओं को एक जोड़ देंगे तो इनको क्लब कर दें, इट विल बी वर्किंग एज द इन्वॉल्वमेंट प्लेनेट। और जो कमिटमेंट और जो फाइनल कंफर्मेशन है वो जुपिटर देगा, जो लास्ट प्लेनेट है। तो जुपिटर इज अपेयरिंग इन द 4th कस्प। सो जो मंगल है, जो सैटर्न का दूसरा प्लेनेट है, सैटर्न इज इन मार्स स्टार, तो वो भी क्वालिफाई कर गया। और फादर की डेथ में सैटर्न का तीसरा प्लेनेट और चौथा प्लेनेट राहु ही है। ठीक है, अब राहु को देखेंगे। भाई राहु तो बाद केस में को रूल कर रहा है, और राहु मार्केश में भी कर रहा है, तो पहली फर्स्ट हाफ कंडीशन पूरी हो गई है। अब राहु को सिग्निफिकेटर बनाना है हमने, और राहु हमारा सिग्निफिकेटर बन चुका है, क्योंकि राहु एज अ सूक्ष्म लॉर्ड। अब ये देखिए, राहु एज अ सूक्ष्म लॉर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब सैटर्न के जो को रूलिंग प्लेनेट है चारों के चारों, वो सारे के सारे डेथ देने के जो कंडीशन है उसको क्वालिफाई कर रहे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बाकी का एक्सरसाइज आप खुद करें, तो थोड़ा तजर्बा हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जुपिटर के भी जो को रूलिंग है आपको इसी प्रकार देखने हैं, सन को भी देखने हैं, मून को भी देखने हैं। ओके, अब मदर के इवेंट पे जाने से पहले अब थोड़ा सा हम बात करेंगे भाई प्रोग्रेशन को कैसे यूज करना है। ओके भाई, हमने दशा का पोटेंशियल पढ़ा, दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा का पोटेंशियल पढ़ा। फिर हमने ट्रांजिट में देखा कि वेदर ट्रांजिट इज परमिटिंग फॉर द डेथ और नॉट। अब हम जो है प्रोग्रेशन को यूज कर रहे हैं। आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें, प्रोग्रेशन को यूज करने के लिए आप टूल्स में जाएं, और टूल्स में जाके आप विंशोति दशा प्रोग्रेस पोजीशन को क्लिक करिए। जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेज खुलेगा। इसके अंदर हम चारों की चारों डेट भर देते हैं। 23 जून 1992 और 0100 आप यहाँ दें ध्यान के। अब एक चीज देखें, 23 जून 1992 को मिडनाइट में इनके फादर साहब की डेथ होती है। और ये देखिए, ये प्रोग्रेस जो पोजीशन है ये 7 जनवरी आज के दिन की है जब मैं काम कर रहा हूं। ओके, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। अब देखें, कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, आप देखें, प्रोग्रेस पोजीशन फॉर 23 ऑफ जून 1992 0100 आवर्स। ठीक है, तो ये अब यहाँ आप देखिएगा कि पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जो इनका असेंडेंट था वो लियो साइन में था। जब इनका जन्म होता है वो लियो साइन में था। और हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक एक्सरसाइज किया था।
तो हमने देखा था कि जो इनका असेंडेंट है आज की डेट में ये वर्गो साइन में गोचर कर प्रोग्रेस कर रहा है 28 डिग्रीज का। आज की डेट नहीं, जब इनके फादर साहब की डेथ होती है। ओके, अब देखें असेंडेंट जो है मरकरी साइन में प्रोग्रेस कर रहा है, मार्स के स्टार में प्रोग्रेस कर रहा है, सैटर्न के सब में प्रोग्रेस कर रहा है, वीनस के सब में प्रोग्रेस कर रहा है, सन और सैटर्न के सूक्ष्म एंड प्राणा लॉर्ड में इसको सबसे पहले क्या होगा, देखें जो भी इवेंट होना है लाइफ में वो सभी के सभी जो रिलेशन है वो असेंडेंट रिलेटेड है। मतलब असेंडेंट अगर मरकरी के साइन में प्रोग्रेस कर रहा है और इनके फादर की डेथ 23 जून 1992 को हुई है और उस दिन असेंडेंट मरकरी साइन के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है, इसका मतलब है कि मरकरी मस्ट बिकम द सिग्निफिकेटर फॉर द 9 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। भाई जो मरकरी है इसको सिग्निफिकेटर बनना है फादर की डेथ के लिए। ओके, अब जरा देखिए हम एक एक करके सब चेक करेंगे कि जो प्रोग्रेस पोजीशन है असेंडेंट को अगर फादर की डेथ का लॉस होना है तो वो क्या इंडिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। ओके, तो साइन से शुरू करेंगे। ऑलवेज असेंडेंट इज प्रोग्रेसिंग इनटू द मरकरी साइन, और ध्यान दें द इवेंट इज ऑफ द डेथ ऑफ द फादर। डेथ ऑफ द फादर के लिए सेम हाउसेस को हम जो है ना बेस बनाएंगे 9 4 10 3 एंड 7। अब ये प्रोग्रेस पोजीशन का जो मरकरी है, ठीक है, जो प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ असेंडेंट है उसका राशि लॉर्ड मरकरी है, मरकरी इस नेटल चार्ट में क्या कर रहा है सबसे पहले ये देखने का। अब देखिए जो मरकरी है ये मून के स्टार में है, ये सिग्निफिकेटर कैसे बनेगा अब इसको देखना है हमने। अब मून मरकरी मून स्टार में है तो आप देखिए कि मून इज अपेयरिंग इन 9, आप लिख लें इन्वॉल्वमेंट 9 की हो गई है लगन की, और मून इज नोवेयर अपेयरिंग इन 4, मून इज देयर इन 10, लिखें 9 और 10 के इन्वॉल्वमेंट होने के बाद है लगन और मार्का हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई। मून थर्ड में नहीं है, दूसरे वाले मार्का में, और मून जो है वो 7th में भी नहीं है, जो बाधक में भी नहीं है। इसका मतलब मरकरी ने अपने नक्षत्र स्वामी के माध्यम से केवल और केवल लगन की इन्वॉल्वमेंट की और मार्का हाउस की। नाउ मरकरी इज हैविंग पोजिशनल स्टेटस इन दिस हॉरोस्कोप। मरकरी का पोजिशनल स्टेटस है तो मरकरी विल बिकम इटसेल्फ कैपेबल टू ऑफर द रिजल्ट। अब देखिए मरकरी इज अपीयरिंग नोवेयर इन 9 बट मरकरी इज देयर इन 4, लिख लें मरकरी के नीचे 4 लिखिएगा, और मरकरी 10 में भी है 10 भी लिख लें, मरकरी 3 में भी है तो ये भी लिख लें। इसका मतलब जो मरकरी जो है साइन लॉर्ड द प्रोग्रेस पोजीशन का जो साइन है उसने मून के माध्यम से अपने नक्षत्र स्वामी के माध्यम से लगन की इन्वॉल्वमेंट की और मार्का की, और अपने पोजिशनल स्टेटस लेवल से उसने 8th हाउस की भी इन्वॉल्वमेंट की और मार्का की भी की, दोनों मार्का की। इसका मतलब लगन की इन्वॉल्वमेंट हो गई, 8th की इन्वॉल्वमेंट हो गई, मार्कस की इन्वॉल्वमेंट हो गई। एंड मरकरी इज इन द सब ऑफ वीनस, मरकरी जो है वो वीनस के सब में है, द कमिटमेंट प्लैनेट इज वीनस, एंड वीनस वी हैव बीन लुकिंग, वीनस देखें 9 में है, 10 में है, 3 में है और 7 में है, तो कमिटमेंट किससे हुआ, लगन से हो गया, मार्कस के साथ हो गया और बादकेश के साथ हो गया। एंड व्हाट इज द फाइनल कंफर्मेशन प्लैनेट, मरकरी इज फाइनली इन द सब ऑफ मरकरी। तो असेंशियल कंडीशन क्या है, मरकरी मस्ट अपीयर इन मार्का or in Badka or in the 8th cusp, and Mercury is very strongly appearing in Markesh 3, Mercury is very strongly appearing in 4th, the 8th, and Mercury is also appearing in the 10th. It means the progress position of ascendant sign lord, the progress position of ascendant sign lord is very much giving the death to the native father. So Mercury becomes a very strong significator to give the death to the father of this native. Okay, now the main gate has been opened, the pehla gate khul gaya. The second gate is the star lord of the ascendant, means the progressed position star lord of ascendant. Now similarly we will check Mars also, and Mars you see it is co-ruling 1 and 8.
9 and 4 में मार्स को रूल कर रहा है। नाउ विल मेक मार्स द सिग्निफिकेटर, और मार्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जब हमने ट्रांजिट पढ़ा था, ट्रांजिट के अंदर सैटर्न वाज इन मार्स स्टार, तो मार्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मार्स इज इन राहु स्टार एंड जुपिटर सब, सो मार्स इज आल्सो बिकमिंग द सिग्निफिकेटर। एंड द थर्ड प्लेनेट ऑफ द प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ असेंडेंट इज सैटर्न। और मित्रों, सैटर्न इज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर। सैटर्न को भी हमने पढ़ा है, कब पढ़ा है? सैटर्न को आपने देखें, ये भुक्ति और अंतरा था। ओके, द नेक्स्ट प्लेनेट इज वीनस। अब वीनस को आप पढ़ लीजिए, वीनस भी हमने पढ़ लिया है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। वीनस जो है वो मेरा 9 में को रूल कर रहा है, 10 में कर रहा है, 3 में कर रहा है, 7 में कर रहा है। एंड वीनस इज इन मार्स स्टार। मार्स आप देखिए 9 और 4 दोनों में है और 10वें में बैठा हुआ है। 1 and 8 का इन्वॉल्वमेंट होता है मार्का के साथ। एंड सर, वीनस इज फाइनली इन द सब ऑफ मरकरी, एंड मरकरी इज वेरी स्ट्रांगली अपीयरिंग इन 3 and 4, which is the 8th and the marca for the and another marca for the father. So it means Venus is also qualifying. The next planet दो ascendant का जो progress position है, it is in the सूक्ष्म of sun. अब सन को भी हम देख लेंगे, सन को देखते हैं। सन is co-ruling the 7th house, which is the बात का house. And now sun is in sun star and mercury sub. देखें, सन मार्का में, सन बातका में है 7th हाउस में, और मरकरी इज को रूलिंग इन मार्केश, बोथ द मार्केश एंड द 8th हाउस। ओके, एंड सन इज फाइनली इन द सबसब ऑफ वीनस। वीनस वी हैव ऑलरेडी सीन मेनी टाइम्स। एंड ascendant is progressing into the prana of Saturn, and Saturn we have already studied as the Bhukti and Antara lord, and Saturn as the sublord of the progress position of ascendant. So all the co-ruling planets of the progress position of ascendant is indicating the loss of death to the father, the loss of death of the father to this native. Okay मित्रों, कोई डाउट है तो आप मेरे से वीडियो में अपना व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, मेल पे बात कर सकते हैं आप। ओके, सो दिस इज द वे। अब मान के चलिए मैं दूसरी पोजीशन ले रहा हूं इनके मदर की डेथ को, और मदर की डेथ है तो मैं यहाँ 18 अगस्त 2004 कर देता हूँ, और टाइम में कर देता हूँ 10 बजे का, जो उन्होंने बताया गया है। अब व्हेन आई कैलकुलेट, अच्छा उससे पहले मैं एक और चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि डेथ ऑफ द मदर को कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है, अब आप देखिए 18 अगस्त 2004 को इनकी मदर की डेथ होती, और मैंने 18 अगस्त 2004 को शो दशा कर दिया। अब देखें, इनकी मदर की डेथ भी जुपिटर दशा में है। ओके, तो मेरा रूलिंग वही रहेगा जो मैंने फादर के लिए रूल अप्लाई किया। ओके, लेकिन हाउसेस बदल जाएंगे। ओके, अब लिखें जरा, फादर की डेथ के लिए हमने कहा था 9 and 4, 10 and 3 and 7, और अब हम बात कर रहे हैं मदर की डेथ की। लिखें, मदर डेथ के लिए मदर का असेंडेंट रहेगा 4 नंबर 4/1 कर दें, और 11th हाउस विल बी द 8th हाउस फॉर द मदर। तो 4 की बगल में आप 11 लिखिएगा और 11/8 कर दें। इसका मतलब मेरी जो कंसंट्रेशन रहनी है वो 4 और 11 पे रहनी। और मदर के लिए मार्का कौन से होंगे? 5वां हाउस और 10वां हाउस। तो जहां आपने 4 और 11 लिखा है उसके नीचे 5 लिखिए, 5/2 कर दें मार्का, और फिर 10/7 कर दे दूसरा मार्का। अब एक चीज देखें कि 4th कस्प के ऊपर फिक्स साइन राइज कर रहा है स्कॉर्पियो, और 4th हाउस के ऊपर, 4th कस्प के ऊपर अगर फिक्स साइन है तो सर फिक्स साइन के लिए 9th हाउस इज द बाद का हाउस। तो चौथे हाउस से 9th हाउस तक काउंट करेंगे तो 12वां हाउस जो है 12th हाउस विल बी द बादकेश हाउस। राइट डाउन। तो मेरी कंसंट्रेशन कहां रहनी है? 4 पे, 11 पे, 5 पे, 10 पे और 12 पे। 12वां इज द बादक हाउस फॉर द मदर। तो रूल अप्लाई करते हैं, दशा वाज द जुपिटर वाज द दशा लॉर्ड व्हेन हिज मदर एक्सपायर्ड।
पहला रूल क्या है, जुपिटर या तो 4 में को रूल करे, वो कर ही रहा है, या फिर जुपिटर 11वें में को रूल करे, और या फिर 12वें में को रूल करे। 12वां इस केस के अंदर मेरा बाधक है। तो जुपिटर इज को रूलिंग इन वन ऑफ द रेलिवेंट हाउस दैट इज अपीयरिंग इन द असेंडेंट ऑफ द मदर। जुपिटर इज को रूलिंग इन द फोर्थ कस्प। द फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइज। दूसरा कंडीशन है दशा लॉर्ड का, दशा लॉर्ड शुड मेक रिलेशन विद द 8th हाउस सब लॉर्ड। 8th हाउस सब लॉर्ड फॉर द मदर इज 11th हाउस। तो 11th का सब क्या है, सैटर्न है। अब जुपिटर का संबंध सैटर्न से बनना जरूरी है, अनिवार्य। वो 4 प्रकार हैं, आपको बताई हुई हैं। अब एक चीज देखें, जुपिटर इज इन केतु स्टार। अगर जुपिटर केतु के स्टार में है तो केतु जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जुपिटर इन केतु स्टार इज एज गुड एज जुपिटर इज इन सैटर्न स्टार। तो ये रिलेशन वहां बन जाता है। सेकंड कंडीशन आल्सो फुलफिल्स, तो दूसरी कंडीशन भी इस्टेब्लिश हो जाती है। और अब थर्ड कंडीशन है, जो दशा लॉर्ड जुपिटर एट शुड बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 1 and 8 अलॉन्ग विद मारक एंड बाधक। इसका मतलब जुपिटर को 4 और 11 का सिग्निफिकेटर बनना है, 5वें हाउस के साथ, 10वें हाउस के साथ और 12वें हाउस के साथ, जो मार्का और बाधका रिस्पेक्टिवली। पढ़ते हैं सर, जुपिटर इज इन केतु स्टार। अब केतु इज नोवेयर अपीयरिंग इन 4। केतु इज आल्सो नोवेयर अपीयरिंग इन 11। इट मींस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 and 11 थ्रू केतु। एंड सर केतु इज आल्सो नॉट अपीयरिंग इन 5। केतु 5 में भी नहीं है, और केतु 10वें में भी नहीं है, जो दूसरा मार्का है। बट केतु इज अपीयरिंग इन 12th विच इज द बाधका फॉर द मदर। लिख दें, बाधक की इन्वॉल्वमेंट हो गई। नाउ केतु रिप्रेजेंट सैटर्न। सैटर्न इज नोवेयर अपीयरिंग इन 4। सैटर्न इज देयर इन 11। राइट डाउन 11। सैटर्न 5 में भी है, जो मार्का हाउस है। एंड सैटर्न इज नोवेयर अपीयरिंग इन 10 and 12। नाउ केतु रिप्रेजेंट्स जुपिटर आल्सो। अगर जुपिटर है तो जुपिटर इज अपीयरिंग इन 4। सो इट मींस जो दशा लॉर्ड जुपिटर है, इसने 1 को इन्वॉल्व कर लिया, 8 को कर लिया, बाधक को कर लिया, एंड मारक को कर लिया। एंड जुपिटर इज इन द सब ऑफ वीनस। आप वीनस देखेगा कि वीनस 10th में को रूल कर रहा है। 10th is the marka house for the mother, and Venus is also co-ruling the 5th house, which is another marka for the mother. Okay, and final confirmation is Jupiter, and Jupiter, you see, it is appearing in the 4th, which is the ascendant for the mother, and Jupiter is appearing in 8th also. So somewhere Jupiter should appear in Markesh or Badkesh or the 8th. Okay, now we'll check भुक्ति एंड अंतरा सिमिलर इन द सिमिलर वे। अब जाते हैं हम सर, ट्रांजिट के बाद हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, प्रोग्रेशन में। अब मैं यहाँ फिलअप कर रहा हूं 18th of August 2004 और द टाइम इज 10 o'clock in the morning when his mother expired। तो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। अब आप ये देखिएगा, ये प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ 18th अगस्त 2004 है। ओके, ये प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ 18th अगस्त 2004 है, और जब इनकी मदर की डेथ होती है। इसका मतलब इस नेटिव का असेंडेंट एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द मदर वाज प्रोग्रेसिंग इन द वीनस साइन। फादर के केस में वो मरकरी साइन में प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द मदर his ascendant is progressing into the Venus sign. The rule is same. Now Venus has to become the significator of death inflicting houses for the mother. Venus को पढ़िए, Venus is in Mars star and Mercury sub. पहली बात, Venus is co-ruling the Markas, both Markas, and Venus is in Mars star. अब Mars को देखें, Mars is appearing in 4, Mars is also appearing in 11, sorry, Mars is also appearing in 10th। ये देखें आप, जो मार्का हाउस है, इट मींस देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ असेंडेंट एंड द मार्का हाउस। ओके, अब वीनस इज इन द सब ऑफ मरकरी। वीनस जो है वो मरकरी के सब में है, एंड मरकरी आप देखिए, मरकरी इज अपीयरिंग इन 11th।
इन्वॉल्विंग क्या है, इन्वॉल्विंग वीनस इज इन्वॉल्विंग मार्स, असेंडेंट की इन्वॉल्वमेंट होके, मार्का की इन्वॉल्वमेंट होके मरकरी से कमिट हो रहा है। मरकरी असेंडेंट में भी है और मरकरी 11th हाउस में, 8th हाउस में भी है, मरकरी मार्का में भी है, 10th में भी, और मरकरी 12th में भी, बादका में भी है। सो वीनस क्वालिफाइज टू बी द प्लैनेट। तो प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ असेंडेंट एट द टाइम ऑफ द मदर डेथ, progress position of ascendant was Venus is the sign lord of it. And similarly, we will check the Rahu, which is the star lord. Progress position of ascendant, ascendant was progressing into the Rahu star. अब हम राहु को देखेंगे। आप देखिए, राहु इज को रूलिंग द 11th cusp फर्स्ट। नाउ वी विल मेक राहु द सिग्निफिकेटर। अब राहु को देखें, राहु इज इन वीनस स्टार। राहु अगर वीनस के स्टार में है तो वीनस 5 और 10 में है, दोनों मार्केश की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। एंड राहु इज इन द सब ऑफ सैटर्न, सैटर्न इज देयर इन 11, सैटर्न इज देयर इन 5। ओके, तो इसके साथ इसका कमिटमेंट हो रहा है। एंड राहु इज फाइनली इन द सब ऑफ मरकरी, एंड मरकरी इज देयर इन 10, मरकरी इज देयर इन 11, मरकरी इज देयर इन 12, मरकरी इज देयर इन 4 आल्सो। सो राहु एज अ राहु ही क्वालिफाई कर गया। मान लीजिए राहु एज अ राहु कंप्लीटली नहीं बनता सिग्निफिकेटर, तो आप राहु एज अ सन एंड राहु एज अ वीनस को भी अपना सिग्निफिकेटर बना सकते हैं। और अगर मैं राहु एज अ वीनस भी ले लूंगा तो वीनस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एज द राशि लॉ। इट मींस राहु इज क्वालिफाइंग, इस कंडीशन को क्वालिफाई करने में कैपेबल। अब आगे देखिएगा, असेंडेंट इज के मरकरी के सब में है, मरकरी के सब में और मरकरी के सूक्ष्म में। और मरकरी को अब देखना है कि डज मरकरी बिकम द सिग्निफिकेटर। पढ़िए, मरकरी इज को रूलिंग द 10, 11 एंड 12, ऑल द रेलिवेंट हाउस, एंड मरकरी इज हैविंग द पोजिशनल स्टेटस। मरकरी का पोजिशनल स्टेटस है तो मरकरी 4 में भी है, 11 में भी है, 10 में भी है, 12 में भी है। ये मरकरी 3 बार अगर रिपीट हुआ है, इसका कुछ मीनिंग है। कोई भी प्लेनेट दशा में या भुक्ति में तभी रिपीट करेगा जब वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होगा। ओके, अब मरकरी देखिए, मरकरी इज हैविंग पीएस, मरकरी 4 में है, मरकरी 11 में है, 1 एंड 8, फिर मरकरी 5 में है और मरकरी 12 में है, मार्का भी आगे दोनों और बादका भी आगे। एंड मरकरी इज इन मून स्टार, मरकरी मून के स्टार में है, मून इज देयर इन 10, मून इज देयर इन 11, मून इज देयर इन 12, सभी के सभी रेलिवेंट हाउस इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, मरकरी इज इन द सब ऑफ वीनस, और वो वीनस के सब में है। वीनस आपने देखा 5 में भी है, 10 में भी है। और मरकरी फाइनली इन द सब ऑफ मरकरी, एंड मरकरी इज अपीयरिंग इन 11th हाउस विच इज द 8th फॉर द फादर मदर, और मरकरी 10 में है विच इज द मार्का फॉर द मदर, मरकरी 12 में विच इज द बादका। तो ये सारे के सारे जो प्लेनेट हैं, जो इनके असेंडेंट हैं, जो प्रोग्रेस पोजीशन है, वो सारी की सारी क्वालिफाई कर रही है। और असेंडेंट वाज प्रोग्रेसिंग इनटू द मार्स प्राणा। मार्स को भी पढ़ लेंगे अब। मार्स इज अपीयरिंग इन 4। आप देखिए, मार्स चौथे में को रूल कर रहा है, पहली कंडीशन पूरी करता है। अब एक चीज, मार्स 10वें में बैठा हुआ है और मार्स को सिग्निफिकेटर बनाइए, मार्स इज इन राहु स्टार एंड जुपिटर सब, ठीक है, तो वो भी बात बन जाती है। तो मार्स अगर राहु के स्टार में है तो राहु एज राहु पढ़ लीजिए आप। अब देखें, मार्स राहु के स्टार में है, राहु 4 में नहीं है, 11 में नहीं है, 4 में नहीं है, 11 में है, तो 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई। और राहु 5 में भी है, मार्का भी इन्वॉल्व हो गया, 10 में नहीं है, 12 में नहीं। अब राहु ने फल देना है सन और वीनस का, ठीक है ना। और वीनस आप देख चुके हैं 5 में है और 10 में है। ओके, और अब एक चीज और देखें कि जो राहु अपना जो मार्स है वो जुपिटर के सब में है। जुपिटर जहां लगन में को रूल कर रहा है और जुपिटर मार्केश में भी आ गया, जो हमारी असेंशियल कंडीशन को पूरी करता है, ठीक है। तो इसलिए असेंडेंट के जो चारों के चारों 6 के 6 जो को रूलिंग प्लेनेट हैं, जो प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ असेंडेंट है, वो सारे के सारे इस बात को क्वालिफाई कर रहे हैं। यहां तक समझे आप। और सिमिलर इज द वे, सिमिलर इज द वे वी विल चेक अनदर इवेंट। अब मैं यहां जो इवेंट अपने भर रहा हूं, इन जेंटलमैन की शादी का इवेंट भर रहा हूं 30th of November 1980
और टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 12 o'clock। अब मैं ये देखता हूं इनकी शादी के दिन जो प्रोग्रेशन की स्थिति क्या थी। आप ये देखिए, प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ ऑन 30th November 1980 व्हेन ही गॉट मैरिड। अब इनका देखिए, लगन से शुरू करेंगे। इनका जो असेंडेंट है वो मरकरी साइन में प्रोग्रेस कर रहा है। अब मेरा रूल जेंटलमैन यही रहेगा, लेकिन हाउसेस बदल जाएंगे क्योंकि इवेंट बदल गया। इवेंट है मैरिज, और मैरिज के लिए मेरी कंसंट्रेशन कहां रहनी है अब? ओनली ऑन 7, 5 एंड 11। मरकरी मस्ट बिकम द सिग्निफिकेटर ऑफ 5, 7 एंड 11 एटसेट्रा। अब देखते हैं, इनका असेंडेंट जो है मरकरी साइन में प्रोग्रेस कर रहा था व्हेन ही गॉट मैरिड। अब मरकरी को देखिए, मरकरी इज को रूलिंग द 11th कस्प, पहली बात। एंड इसको सिग्निफिकेटर बनाना है। मरकरी इज इन मून स्टार। मून 5 में नहीं है, देखें आप, मून 7 में भी नहीं है, लेकिन मून 11th हाउस में है। इनडायरेक्ट रिलेशन फॉर्म होगा इन्वॉल्विंग 11। ओके, नाउ मरकरी इज इन द सब ऑफ वीनस एंड वीनस इज देयर इन 7, वीनस इज देयर इन 5, सो इन्वॉल्विंग 11 कमिटिंग टू 5 एंड 7। आपने अपनी कंसंट्रेशन देखें, जब मैंने ग्रुपिंग सिखाता हूं और ग्रुपिंग के अंदर मैं बोला भी हुआ हूं, कस्पल में मान लीजिए 12 के 12 हाउसेज इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप इवेंट को कैसे पढ़ेंगे? तो उसके लिए ग्रुपिंग आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो आपने ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब मैं मैरिज का इवेंट देख रहा हूं, तो मैरिज के इवेंट के लिए इनका जो असेंडेंट है वो मरकरी साइन में प्रोग्रेस कर रहा था जब इन जेंटलमैन की शादी हुई। अब मरकरी को सिग्निफिकेटर बनना है 7, 5, 11 का, वो बन गया कि मरकरी मून स्टार में आ गया, मून 11th हाउस में है, 11th कस्प में है, इन्वॉल्विंग 11, और मरकरी इज इन द सब ऑफ वीनस। और वीनस आप देखिए, वीनस 5 में भी है, 7 में भी है, तो इन्वॉल्विंग 11 कमिटिंग टू 5 एंड 7, दिस इज द रेलिवेंट लिंकेज फॉर द मैरिज। और अब एक चीज देखें कि जो मेरा मरकरी है वो फाइनली मरकरी के सब में है, और मरकरी इज अपेयरिंग इन 11th कस्प। सो द प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ असेंडेंट in Mercury sign is satisfying the condition. ओके, अब हम देखते हैं इनका असेंडेंट मून के स्टार में प्रोग्रेस कर रहा था एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब मून को सिग्निफिकेटर बनाना है। मून आप देखिए कि को रूल कर रहा है 11th कस्प को। उसके बाद मून को पढ़िए, मून इज इन मून स्टार एंड सैटर्न सब। मून मून के स्टार में है, मून मून के स्टार में, तो मून 11वें में है, और सैटर्न के सब में है, सैटर्न 5 में भी है। आप देखिए, सैटर्न 7 में भी है, सैटर्न 11 में भी है। तो इसका मतलब 11th हाउस के इन्वॉल्वमेंट होके 5 और 7 और 11 से कमिटमेंट हो गई। इट इज गिविंग द इवेंट ऑफ मैरिज, एंड मून इज फाइनली इन द सब ऑफ जुपिटर, जुपिटर इज देयर इन 5। सो तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है। सिमिलरली इनका जो असेंडेंट है वो मार्स के सबलॉर्ड में प्रोग्रेस कर रहा है। ओके, मार्स के सबलॉर्ड में प्रोग्रेस कर रहा है। अब मार्स को हम देखेंगे, मार्स को देखिएगा, मार्स इज इन राहु स्टार। राहु तो 5 में है, राहु 7 में भी है, और राहु 11 में भी है। इसका मतलब मार्स ने तीनों की तीनों पोजीशनों को इन्वॉल्व कर लिया हाउस ऑफ मैरिज वाली, 5, 7, 11 को, और इन्हीं से कमिटमेंट हो रही है। और फाइनल कंफर्मेशन क्या है? जुपिटर है। मार्स इज इन द सब ऑफ जुपिटर एंड जुपिटर इज देयर इन 5। तो कहने का मतलब जो असेंडेंट की प्रोग्रेस पोजीशन है मार्स के सबलॉर्ड में, ये क्वालिफाई कर रही, और इनका असेंडेंट है वीनस के सब में प्रोग्रेस कर रहा। अब वीनस को पढ़िए, वीनस इज द 7th हाउस सबलॉर्ड, वीनस 5 में भी है, तो वो कंडीशन पूरी हो जाती है। अब वीनस इज इन मार्स स्टार एंड मरकरी सब। ओके, अब वीनस अगर मार्स के स्टार में है तो मार्स समवेयर शुड अपीयर इन, कहाँ आना चाहिए? 5 या 7 या 11 में। ठीक है, तो मार्स तो 5 में नहीं है, 7 में भी नहीं है, 11 में भी नहीं है। और इस केस में मंगल का पोजिशनल स्टेटस है, सॉरी वीनस का पोजिशनल स्टेटस है।
वीनस का पीएस क्यों है, जरा ध्यान से दें, ये सॉफ्टवेयर में नहीं दिया हुआ। वीनस इज इन मार्स स्टार, वीनस मंगल के स्टार में, ध्यान देना कि पीएस कैसे बना रहा है। और मार्स जो है वो राहु स्टार में है। अगर मार्स राहु स्टार में है तो वो सन के स्टार में भी और वीनस के स्टार में भी। इसका मतलब मार्स वीनस स्टार में आ गया, वीनस मार्स स्टार में आ गया, तो म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया माय डियर। तो ये सॉफ्टवेयर में नहीं दिया हुआ, तो इसको आप मैनुअली भी देख लें। वीनस इज हैविंग पोजिशनल स्टेटस एंड वीनस इज अपेयरिंग इन 5 and 7, सो ये 5 और 7 का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। वीनस मरकरी के सब में है और मरकरी इज अपेयरिंग इन 11, सो वीनस इज आल्सो क्वालिफाइंग। उसके बाद इनका जो असेंडेंट है वो मून के सूक्ष्म में है। मून वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एज द स्टार लॉर्ड, और वो मार्स के प्राणा में है। मार्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एज द सब लॉर्ड। इसका मतलब जो इनकी प्रोग्रेस पोजीशन है असेंडेंट की, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ फादर, डेथ ऑफ मदर एंड सेल्फ मैरिज, वो सारे के सारे सब रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अब इनका एक इवेंट और है जो है चाइल्ड बर्थ का, तो मैं उसको भी यहाँ यूज करूंगा। चाइल्ड बर्थ इनका हुआ 10/10/1981, द टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 12 o'clock। ओके, अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। अब ये देखिए 10 अक्टूबर 1981 को इनकी जो प्रोग्रेस पोजीशन है 12 बजे के करीब, असेंडेंट की जो प्रोग्रेस पोजीशन है मरकरी मून राहु मरकरी वीनस वीनस। अब सर रूलिंग विल बी द सेम बट द हाउसेस विल बी डिफरेंट। क्यों? ये इवेंट चाइल्ड बर्थ का है, तो मेरी कंसंट्रेशन अब केवल और केवल 5 पे 2 पे 11 पे रहनी है। ओके, अब देखें इनका असेंडेंट है वो मरकरी साइन में प्रोग्रेस कर रहा था जब इनके यहाँ चाइल्ड बर्थ हुआ। अब मरकरी को बनाइएगा सिग्निफिकेटर। क्या मरकरी 5 2 11 का सिग्निफिकेटर बनता है? इसको देखना हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल मरकरी स्कोर रूलिंग 11th, मरकरी स्कोर रूलिंग 2 आल्सो। अब मरकरी इज इन मून स्टार, मून आप देखिएगा 2 में है, 2 में रेसिडेंट भी है, 5 में नहीं है, मून 11 में है। इसका मतलब 2 and 11 की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। एंड मरकरी इज इन द सब ऑफ वीनस, वीनस इज देयर इन 5, इन्वॉल्विंग 2 and 11 कमिटिंग टू 5, एंड मरकरी इज फाइनली इन द सब ऑफ मरकरी एंड मरकरी इज देयर इन 2 and 11, सो ये क्वालिफाई कर रहा है। सिमिलरली इनका जो असेंडेंट है वो मून स्टार में प्रोग्रेस कर रहा है। मून को भी ऐसे पढ़ेंगे। मून हमने देख लिया, मून इज अपेयरिंग इन 2 and 11, मून इज इन मून स्टार एंड सैटर्न सब। जो मून मून स्टार में है तो मून 2 और 11 में है, इसका मतलब 2 और 11 की इन्वॉल्वमेंट हो गई। और मून सैटर्न के सब में है, सैटर्न भी 2 में है। आप देखिए सैटर्न 5 में भी है, सैटर्न 11 में भी। तो 2 और 11 की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद 2 5 11 से कमिटमेंट हो गई। ओके, और मून इज फाइनली इन द सब ऑफ जुपिटर, जुपिटर इज देयर इन 5, तो ये क्वालिफाई कर रहा है। द नेक्स्ट प्लैनेट इज राहु। असेंडेंट का जो प्रोग्रेस है वो राहु के सब लॉर्ड में है। राहु को देखिए, राहु इज अपेयरिंग इन 5 and 11 बोथ। जो राहु है वो 5वें कस्प में भी अपियर हो रहा है, 11 में भी हो रहा है। अब राहु को सिग्निफिकेटर बना दे। राहु इज इन वीनस स्टार एंड सैटर्न सब। वीनस आपने देखा, वीनस इज अपेयरिंग इन 5 एंड सैटर्न इज अपेयरिंग इन 2 and 5 and 11। तो 5वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सैटर्न के माध्यम से 2 और 5 और 11 के साथ कमिटमेंट हो गई। एंड फाइनली आप ये देखिएगा जो राहु है वो मरकरी के सब में है और मरकरी 2 और 11 दोनों में है, तो ये भी क्वालिफाई कर जाता है। अगला प्लेनेट जो है वो मरकरी है और मरकरी को हम साइन लॉर्ड के रूप में पढ़ चुके। नेक्स्ट प्लेनेट इज वीनस। अब वीनस को पढ़िएगा। वीनस आपने देखा कि 5वें को रूल कर रहा है। ओके, वीनस इज इन मार्स स्टार एंड मरकरी सब। वीनस मंगल के स्टार में है। मंगल देखें 2 में नहीं है, 5 में नहीं है, 11 में नहीं है, लेकिन वीनस का पोजिशनल स्टेटस है, वीनस का पीएस है और वीनस 5वें में को रूल कर रहा है। आप ये देखिए, तो 5वें हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो गई। और वीनस इज इन द सब ऑफ मरकरी एंड सब ऑफ मरकरी, मरकरी 2 और 11 में है। तो कहने का तात्पर्य है कि असेंडेंट की जो सारी प्रोग्रेस पोजीशन है चारों के चारों इवेंट की,
वो बिना कुछ टच किए या बिना कुछ इसको छेड़े हुए जो हॉरोस्कोप हमने रेक्टिफाई किया है वो सारी की सारी कंडीशंस वो बना रहा है। तो आज की हमने इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि डेथ की रूलिंग को कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद हमने ट्रांजिट को भी एक एग्जांपल में लिया कि ट्रांजिट को कैसे अप्लाई करना है। और फिर हमने इनके चारों के चारों इवेंट्स, जो इनका डेथ ऑफ मदर, डेथ ऑफ फादर, और उसके बाद इनका सेल्फ मैरिज और इनका जो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ है, उसको भी हमने प्रोग्रेस पोजीशन में जाके उसको देखा कि जो असेंडेंट की जो प्रोग्रेस पोजीशन है वो एग्री करती है या नहीं करती सभी इवेंट के लिए। मित्रों, आपका ध्यान, जो भी इवेंट आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी कंसंट्रेशन केवल और केवल अगर रेलिवेंट हाउस पे रहेगी इन्वॉल्वमेंट लेवल पे, और कमिटमेंट एंड फाइनल कंफर्मेशन में रेलिवेंट हाउस प्लस डेट्रीमेंटल हाउस, तो आप यू विल कमिट नो मिस्टेक, आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब इसको एक अगली वीडियो के अंदर एक और मैं पार्ट 3 भी बनाऊंगा इसके ऊपर, जिसके अंदर मैं इसको ये देख आपसे और थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे कि जो टाइम ऑफ इवेंट के, जैसे फादर की डेथ, मदर की डेथ, या फिर इनकी मैरिज या इसके चाइल्ड बर्थ का जो इवेंट है, उस समय जो दशाएं थी वो प्रोग्रेस पोजीशन में वो दशाएं हमारे को क्या एग्री करवा रही हैं या नहीं करवा रही। ठीक है, इस चीज को हम एक अगली वीडियो में और डिस्कस करेंगे, वो जल्दी ही आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा उसको भी। और मुझे आशा है और उम्मीद भी है कि आप ये मेरे जो वीडियो देख देख के अगर आपको कुछ सीखे हैं तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा। मैंने मित्रों अपनी तरफ से पूरा अटेम्प्ट किया है, ईमानदारी से सबको ये बताने का प्रयास किया है, मैंने इसमें से कुछ छुपाया नहीं है, ना मेरे पास कुछ छुपाने को है। ठीक है, तो मैं सब चीजें बहुत सीरियसली और ईमानदारी से, जो मैं आपके सामने जो जितनी की ईश्वर ने मेरे को नॉलेज दिया है, मैंने आपको यहाँ प्रस्तुत की है। और आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप भी कुछ ना कुछ जरूर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।